किसी भी इंसान की लाइफ कैसे बदलती है? किसी ने कोई बात कह दी जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल गई। कोई एक डायलॉग किसी मूवी का जो आपके दिमाग में ठहर गया, जो आपकी सिचुएशन पे फिट बैठ रहा था। कोई एक कहानी जो आपने कहीं सुनी एंड उसके बाद आप दोबारा से जब भी कभी नेगेटिव सोचते हो या एक किसी तरह के पैटर्न में जाते हो तो वो कहानी रिपीट करते हो और आपकी सोच बदल जाती है। कोई एक हादसा आपके साथ हुआ किसके बाद ज़िंदगी वैसी नहीं रही, आप वैसे नहीं रहे और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। एक पल ही काफ़ी होता है आपकी पूरी लाइफ बदलने के लिए। वो एक पल, उसके बाद आप दोबारा से पहले जैसे नहीं रहते। आप एक मैच्योर इंसान बन जाते हैं, समझदार इंसान बन जाते हैं और आपका थिंकिंग प्रोसेस पहले जैसा नहीं रहता। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक डायलॉग, एक कहानी और एक इंसिडेंट, एक हादसा जिससे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू न्यू। मेरा नाम है निया और आज मैं आप सबके साथ ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जिस तरह से मेरी लाइफ बदली है, मुझे लगता है इस वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे आपकी लाइफ भी बदलेगी। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं एक डायलॉग की, उसके बाद हम बात करेंगे एक स्टोरी की और सबसे लास्ट में मैं बात करूंगी इंसिडेंट, वो हादसा जिससे मेरी लाइफ बदल गई। डायलॉग कुछ ऐसा होता है कि ये एक पाकिस्तानी सीरीज का डायलॉग है जो मैंने बहुत कई साल पहले देखी थी। मैं मोस्टली पाकिस्तानी शोज नहीं देखती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लगते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा सैडनेस उनमें दिखाई जाती है। स्टोरी लाइन बता देती हूँ आपको डायलॉग बताने से पहले। एक हीरोइन होती है, काफ़ी फेमस शो में हीरोइन होती है वो, और वो एक पेंटर से प्यार करने लग जाती है, पेंटर से शादी करती है और अपना जो करियर होता है, अपना जो लाइफस्टाइल होता है, वो सब कुछ छोड़ के पेंटर के साथ वो भाग जाती है। अब पेंटर का क्या है ना कि जब पेंटिंग बिकती है तो पैसे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा गरीबी में वो जी रही होती है। उसका एक बेटा भी होता है, तो वो अपने बेटे को कुछ देने के लिए उसने अपने जो असिस्टेंट होता है उसको बुलाया और जो पेंटिंग उस लड़के ने उस लड़की की बनाई थी उसके प्यार में, वो पेंटिंग उसको दे देती है बेचने के लिए। ये सब कुछ उसका हस्बैंड देख लेता है और वो देख के उसको लगता है कि ये जो मेरी वाइफ है इसका अफेयर चल रहा है अपने असिस्टेंट के साथ, और वो आता है और वही यूजुअल सी बातें बोलता है जो भी बोलनी होती है उसको। उसके बाद जो हीरोइन है वो एक डायलॉग बोलती है और वो डायलॉग आज भी जब मैं याद करती हूँ मुझे गूज बम्स आ जाते हैं। तो वो डायलॉग कुछ इस तरह से है, तुम्हारी मोहब्बत में मैं सोने से मट्टी हो गई, तुम्हारी मोहब्बत में मैं सोने से मट्टी हो गई, ये मट्टी अगर खुदा के लिए होती तो खुदा मिल गए होते। एंड आई लव दैट डायलॉग। ये डायलॉग ऐसा है जिसने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि हम मोस्टली इंसानों से प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, टूट के प्यार करते हैं, इतना कि हम अपना वजूद, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ गवा देते हैं। जितना प्यार हम किसी इंसान से करते हैं ना कि अपने आप को भूल जाते हैं उसके लिए, सही गलत को भूल जाते हैं उसके लिए, समाज के रूल्स को भूल जाते हैं उसके लिए, अपनों को छोड़ के उसके साथ भागने को तैयार हो जाते हैं। इतना प्यार अगर हम भगवान से कर लें तो हमें भगवान मिल जाते हैं। भगवान हमारे सामने आ जाए, हमें दर्शन दे दें कि हम भगवान के प्यार में सब कुछ भूल जाएं। पर हम ये सब चीज़ें इंसानों के लिए करते हैं और फिर वही इंसान हमें ठोकर मार देते हैं। इस डायलॉग ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि मुझे कभी भी किसी भी इंसान से एक हद से ज़्यादा प्यार नहीं करना है। करना है तो अगर हद से ज़्यादा प्यार करना है तो सिर्फ भगवान से करना है। इंसान से एक लिमिट में ही प्यार करना चाहिए। अपना दिमाग जो है ना वो खोल के, अपना दिमाग और आंखें खोल के प्यार करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आती है एक कहानी। ये कहानी मैंने गौर गोपाल दास जी के एक लेक्चर में सुनी थी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सुनाई थी। अगर आपको वहाँ से सुननी है तो आप वहाँ से सुन सकते हो। मैं एक अच्छी स्टोरी टेलर नहीं हूँ बट फिर भी मैं कोशिश पूरी करूँगी। इस कहानी को सुनने के बाद जब भी मैं कभी नेगेटिव सोचती हूँ, जब भी मैं कभी वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह थिंकिंग पैटर्न स्टार्ट होता है। क्योंकि देखो मैं इंसान हूँ और ये नेगेटिविटी सब में होती है, तो मैं दोबारा से इसी कहानी को अपने माइंड में रिपीट करती हूँ और दोबारा से बहुत जल्दी मैं पॉजिटिव सोचने लग जाती हूँ क्योंकि मेरा फोकस जो है वो रीशिफ्ट हो जाता है। तो शायद आपकी भी हेल्प हो जाए। तो कहानी कुछ इस तरह से है। तो कहानी का नाम है 99 क्लब। कहानी कुछ इस तरह से है। एक बार एक राजा होते हैं और वो अपने मंत्री के साथ घूमने निकलते हैं। तो वहाँ पर दूर वो एक किसान को देखते हैं जो अपने खेत में बहुत मेहनत से गर्मी में धूप में काम कर रहा होता है, लेकिन वो गाना गा रहा होता है और खुश होकर अपने खेतों में काम कर रहा होता है। और उसी खेत के कोने में उसकी झोपड़ी होती है जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसका एक बेटा और वाइफ थी। तो राजा जो है वो मंत्री को बोलते हैं कि इतना स्ट्रगल है, झोपड़ी में रहता है, इतना मेहनत कर रहा है, फिर भी ये इतना खुश क्यों है।
तो मंत्री बोलते हैं कि शायद ये अभी 99 क्लब का मेंबर नहीं बना है इसलिए खुश है। तो जो राजा हैं वो बोलते हैं इसका क्या मतलब है, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं इसको 99 क्लब का मेंबर बना देता हूँ, फिर आप देखो, फिर आप हर रोज इसको और उदास और सैड होते हुए देखोगे। तो राजा बोलता है ओके शो मी। उसके बाद अगले दिन मंत्री जो हैं वो उस झोपड़ी के बाहर एक थैले में 99 सोने के कॉइन्स रख देते हैं और चले जाते हैं। अब किसान सुबह उठता है, झोपड़ी का दरवाजा खोलता है और वो वहां पर देखता है कि सोने के सिक्के रखे हुए हैं। उस पोटली को उठाता है और ऐसे चारों तरफ देख के दरवाजा बंद करके अंदर आ जाता है। बहुत खुश होता है कि मुझे सोने के सिक्के मिल गए, कोई मेरे दरवाजे पर सोने के सिक्के रखे गया है। अब वो फटाफट से उसको खोलता है और सारे सिक्कों को गिनता है। तो उसको वो सिक्के कितने मिलते हैं, 99। अब उसका दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि हम इंसान है ना, हमको एक परफेक्ट लाइफ, एक परफेक्ट नंबर चाहिए। उसको लगता है कि नहीं, देने वाले ने 100 दिए होंगे, क्योंकि 99 देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। 100 दिए होंगे, लगता है मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मुझसे गिने ही नहीं जा रहे। उसने फटाफट से फिर से गिने 99, क्योंकि थे ही 99। उसको लगता है मैं खुशी के मारे पागल हो रहा हूँ। तो अपने बीवी बच्चों को उठाता है और उनको बोलता है कि तुम भी गिनो, मुझसे पता नहीं क्यों बार बार 99 ही गिने जा रहे हैं। अब कोई भी देगा तो 100 ही देगा ना, 99 कैसे दे सकता है। उन्होंने गिने, उसके बेटे ने गिने, वाइफ ने गिने, वो 99 थे। अब किसान को लगता है जब ये देने आ रहा था ना तो एक सिक्का कहीं रास्ते में गिर गया होगा, अदरवाइज तो ये 100 ही थे। अब वो तीनों बंदे अपनी झोपड़ी के रास्ते में सिक्के को ढूंढ रहे हैं। तो किसान आजा आता है और देखता है कि पागलों की तरह तीनों कुछ ढूंढने में लगे हुए हैं और एकदम से चेहरा उतरा हुआ है और एकदम से बहुत स्ट्रेस। और कि अरे ये तो खुशी तो गायब हो गई इनकी। तो बोलते हैं क्योंकि ये 99 क्लब के मेंबर बन चुके हैं। उसके बाद उनको नहीं मिलता है वो एक कॉइन और वो वहाँ पे बैठते हैं और सोचते हैं कि 99 हो गए, ये 100 करने पड़ेंगे अब इनको। अगले दिन किसान साहूकार के पास जाता है और उसको बोलता है कि एक सोने का सिक्का कमाने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा। बोलता है 10 दिन के लिए 6 घंटे मजदूरी करो, तुमको एक सोने का सिक्का मैं दे दूंगा। तो बोलता है मैं 12 घंटे करूंगा तो मुझे 5 दिन में दे दो। तो बोलता है ठीक है भाई ये काम कर लो। 5 दिन के लिए लगातार 12 घंटे जो किसान है वो बोरियों को ढोता है और उसके बाद बहुत बुरी तरह से थका हुआ घर आता है। अब हर रोज़ देखता है, राजा घूमने आते हैं वहाँ पर और हर रोज़ देखते कि किसान जो है और भी कमज़ोर और भी डिप्रेस्ड होता जा रहा है। तो बोलते हैं कि यार ये तो बहुत बुरा क्लब है। तो 5 दिन गधा मजदूरी करने के बाद एक सोने का सिक्का लेकर अपने घर आता है किसान और उसको मिक्स करता है और फिर से काउंट करता है। अब वो जो फिर से काउंट करता है तो वो 98 सिक्के हो जाते हैं। किसान का दिमाग घूम जाता है कि अरे ये तो 100 होने चाहिए थे, ऊपर से एक कम और हो गया, 98 कैसे हो गए। तो वो अपनी बीवी और बच्चों को बुलाता है और बोलता है 98 कैसे हो गए। तो बोलते तुम तो पागल हो, 2 सिक्के निकाले, हम कुछ कपड़े और खाने का सामान ले आए। अब उनके घर में पहली बार भयंकर वाली लड़ाई होती है। किसान अपने बीवी और बच्चे से लड़ रहा होता है कि मैंने 5 दिन कितनी मेहनत की एक सिक्का कमाने के लिए, अब मुझे 20 दिन मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर मुझे 2 सिक्के मिलेंगे। ये कहानी मुझे हमेशा एक ही चीज रियलाइज करवाती है कि हमें भगवान ने 99 सिक्के दिए हैं, सबको 99 सिक्के दिए हैं, लेकिन हम सबको वो एक सिक्का चाहिए जो नहीं दिया। हम सब पागलों की तरह सिर्फ उस एक सिक्के के पीछे रहते हैं जो नहीं मिला है। उन सिक्कों को देखते ही नहीं जो हमें फ्री में मिल गए हैं, बिना मेहनत मिल गए हैं। जब किसान को 99 कॉइन्स मिले तो वो एक पल के लिए भी खुश नहीं हुआ कि मुझे बिना मेहनत 99 सोने के सिक्के मिल गए। उसने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, उसने उनको खर्च करने की कोशिश भी नहीं की। उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ उस 100 एक मिसिंग कॉइन के पीछे चला गया। क्या हम भी ऐसा ही नहीं करते हैं? तो मिसिंग कॉइन के पीछे भागते हैं हम सब के सब। वो कोई रिश्ता हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई लाइफ का एक पार्ट हो सकता है जो हमें नहीं मिला है, भगवान ने नहीं दिया है। और हम उस एक चीज़ के पीछे भागते भागते अपने उन 99 सिक्कों को इग्नोर कर देते हैं। होता क्या है, वो जो 99 सिक्के थे जिनको हमने सेलिब्रेट नहीं किया, जिनके लिए हमने शुक्राना नहीं किया, थैंक यू नहीं बोला, उनमें से सिक्के कम होने लग जाते हैं। जब भी मैं अपने नेगेटिव साइकिल में जाती हूँ, वाई मी वाले थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं, मैं हमेशा ये स्टोरी याद करती हूँ और मैं खुद को बोलती हूँ कि मुझे 99 सिक्के मिले हैं। बहुत कुछ ऐसा मिला है जो मैं डिज़र्व भी नहीं करती, जिसके लिए मैं हर रोज़ थैंक यू भी नहीं बोलती, जिसको मैं सेलिब्रेट नहीं करती, संभाल के नहीं रखती, फिर भी मेरे साथ हैं। वो कुछ लोग हैं, मेरी हेल्थ है। बेवकूफ़ों की तरह उस एक सिक्के के पीछे नहीं भागना है। वो मिल जाए तो भी ठीक है, वो नहीं मिले तो भी ठीक है, क्योंकि 99 सिक्कों के साथ भी एक हैप्पी लाइफ गुजारी जा सकती है। सबसे पहले लाइफ में ढूंढिए आपकी लाइफ का वो मिसिंग कॉइन कौन सा है जिसके पीछे आप पागलों की तरह भाग रहे।
और दूसरा आपने क्या करना है कि वो कॉइन अगर मिल जाए तो भी ठीक है और नहीं मिले तो भी ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। 99 कॉइन्स हैं आपको जो बिना मेहनत के आपको मिल गए हैं, उनको संभाल के रखना है, उनको सेलिब्रेट करना है, उनको इंजॉय करना है और उनके लिए थैंक यू करना है। उस एक सिक्के के पीछे अपनी ज़िंदगी, अपना पीस ऑफ माइंड, अपनी खुशियाँ मत ख़त्म कीजिए। तीसरा जो है वो है इंसिडेंट, हादसा। हादसे हमेशा ज़िंदगी बदल देते हैं। हादसे 100% ऐसी चीज़ होते हैं जिसके बाद आप दोबारा सेम इंसान रहते ही नहीं हो। हादसे बेसिकली भगवान का एक साइन होते हैं। भगवान ऐसे हमें पकड़ के झंझोड़ देते हैं कि जैसे तुम जी रहे हो ना वो गलत है, वैसे नहीं जीना है अब। हादसे बेसिकली वो होते हैं। तो मेरे साथ जो हुआ उससे मैंने सीखा कि इसके बाद मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है और उसके बाद मैंने ज़िंदगी में कभी मुड़ के नहीं देखा, हमेशा अपने लिए मैं खड़ी हुई हूँ। इस हादसे ने मुझे अपने लिए स्टैंड लेना सिखाया था। तो ब्रीफ में बताती हूँ, बहुत शॉर्टकट में। मैं अपने ससुराल से जब अपने मायके आ रही थी तो मैंने अपना सारा सामान वगैरह पैक किया, अपने रूम में रखा, ऊपर मेरा रूम था, अपने रूम में रखा, अपना बैग वगैरह पैक करके नीचे आके काम वाम किया। और जब ये हुआ कि मेरा जाने का टाइम हो गया तो मैं बैग लेके नीचे आई, तो वहाँ पर मेरी जो मदर इन लॉ थी उन्होंने मुझे रोका। उस टाइम घर में मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ सब थे। उन्होंने रोका और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा बैग चेक करेंगे कि तुम यहाँ से क्या लेके जा रही हो। मैं अपने रूम में थी, वहीं पे मैंने अपना बैग पैक किया, वहीं पे मैं रहती थी और उस रूम में मेरा ही सामान था। इनफैक्ट मेरे पास कोई ज्वेलरी भी नहीं थी क्योंकि सारी ज्वेलरी मेरी मदर इन लॉ के पास थी, तो मैं ऐसा क्या ही लेके जा सकती हूँ। बेसिकली उनका मकसद सिर्फ मुझे इंसल्ट करना था, मुझे ये बताना था कि इस घर में उनकी चलती है, वो जो चाहे कर सकती हैं। मुझे लगा उस वक्त कि अब मेरे फादर इन लॉ वहीं पे हैं, मेरे हस्बैंड वहीं पे हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ वहीं पे हैं। इस तरह की इंसल्ट इन सब के सामने ये मेरी नहीं करेंगी और कोई ना कोई इनको रोकेगा और इनको बोलेगा कि नहीं, इस तरह से बहू का बैग वगैरह चेक करना सही नहीं है। और इसीलिए मैं चुप रही। मुझे लगा या तो मेरे हस्बैंड बोलेंगे या फादर इन लॉ बोलेंगे, क्योंकि फादर इन लॉ बड़े हैं, और मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद हुआ ये कि किसी ने कुछ नहीं कहा और मेरा बैग से सामान निकाला गया, सारा का सारा। निकलना क्या था, कुछ नहीं निकला। उसके बाद मेरी सास मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि ये तो ट्रेलर था, मेरा मकसद तुम्हें इस घर से तुम्हारी नाक चोटी कटवा के भेजना है। बेसिकली नाक और चोटी कटवाने का मतलब होता है कि तुम्हें बेइज्जत करके, तुम्हारी बुरी वाली बेइज्जती करके तब तुम्हें इस घर से निकालूंगी मैं। उनका मकसद ये था। तो सैड पार्ट इज़ कि इससे पहले ही मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे ये घर छोड़ना है, मुझे ये रिश्ता छोड़ना है और मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। इनफैक्ट जब उस दिन मैं आ रही थी वो मेरा लास्ट डे था। मैंने किसी को बताया नहीं था, लेकिन मेरे माइंड में मैं 101% डिसाइड कर चुकी थी कि इसके बाद मैं वापस इस घर में नहीं आऊँगी, क्योंकि पिछले 3-4 साल से मेरे साथ इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हर रोज़ होती थी। तो दैट डे द इंसल्ट मुझे बहुत बुरी तरह से सबकॉन्शियस लेवल पे हिला दिया था उस इंसल्ट ने। और उस दिन मैंने ये डिसाइड किया था, ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी अगर किसी ने कोशिश भी की मेरी इंसल्ट करने की, मैं खुद अपने लिए स्टैंड लूँगी। मैं कभी नहीं देखूँगी कि मेरे फादर खड़े हैं, मेरा भाई खड़ा है, मेरी मम्मी खड़ी है, मेरी मौसी खड़ी है, फलाना मेरे लिए बोलेगा, धकड़ा मेरे लिए बोलेगा, ये कुछ कहेगा, वो कुछ कहेगा। मुझे भगवान ने ज़बान दी है, मुझे भगवान ने हाथ दिए हैं, मुझे भगवान ने दिमाग दिया है सोचने के लिए। मैं ही खुद का स्टैंड नहीं ले रही हूँ तो कोई और मेरे लिए स्टैंड क्यों लेगा। उस दिन सबकॉन्शियसली मैं हिल गई थी, क्योंकि सबकॉन्शियस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसके बाद कई बार ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में आई जब मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की गई। मेरे फैमिली में मेरे किसी रिलेटिव ने की हो, या मेरे वर्क प्लेस पे भी हो जाता है कई बार, बहुत टॉक्सिक लोग होते हैं वर्क प्लेस पे भी। सबकॉन्शियस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि द मोमेंट कोई मेरी इंसल्ट करने की कोशिश करता है, एकदम से मैं बदल जाती हूँ और मैं एक लाउड रिएक्शन देती हूँ। जैसे ही मुझे लगता है कि कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है, किसी ने मेरे बारे में कुछ भी गलत बोला है, मेरा रिएक्शन बहुत लाउड होता है और उसके बाद मैं उस इंसान को छोड़ देती हूँ, उस इंसान से कभी बात नहीं करती, उससे मेरा रिश्ता खत्म हो जाता है। तो अच्छा हुआ बेसिकली, क्योंकि अगर कोई रिश्ता ऐसा है जो आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट, बेसिक चीज़ होती है ह्यूमन रिस्पेक्ट, वो भी नहीं करे तो उस रिश्ते का वैसे भी आपने क्या ही करना है। इस लाउड रिएक्शन की वजह से ही जब मुझे लगता है कि मेरा जो वर्क प्लेस है वो बहुत टॉक्सिक है और यहाँ पर टॉक्सिक लोग ज़्यादा हैं, तो मैं उस जगह पर काम नहीं करती हूँ, वहाँ से मैं आ जाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि किसी ने अगर मेरी इंसल्ट करने की कोशिश भी की ना, तो सामने वाले की बैंड मैंने बजा देनी है और उससे एक इशू क्रिएट हो जाता है, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ। ऑल द टाइम मैं बहुत काम, बहुत पीसफुल, बहुत हैप्पी टाइप की इंसान हूँ। और जब मेरे वर्क प्लेस पे कोई मेरी इंसल्ट करने की कोशिश करता है और मैं इस तरह का लाउड रिएक्शन देती हूँ ना, तो मेरे जितने भी कुलीग्स हैं, जो भी लोग मुझे जानते हैं, वो शॉक्ड हो जाते हैं। और जब उनको पता चलता है, दे आर लाइक, रियली तुमने ये रिएक्शन दिया,
हम नहीं मानते, तुमने ये चीज़ की, हम नहीं मानते। उनको लगता ही नहीं कि मुझसे लाउड रिएक्शन आ सकता है। एक बार तो खुद जो हमारी मैनेजमेंट थी, हमारी प्रिंसिपल थी, वो शॉक्ड हो गई थी। शी इज़ लाइक क्या, उन्होंने माना ही नहीं कि मैंने ऐसा रिएक्शन दिया होगा। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपने ये रिएक्शन दिया है दैट मीन्स बात बहुत बड़ी है। एंड शी कॉल्ड मी और उन्होंने पूरा पूछा डिटेल में। आई नो कि इस तरह का रिएक्शन मेरा क्यों आता है, और इसीलिए जब भी मुझे लगता है कि कोई इंसान टॉक्सिक है, मैं उससे ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि कोई इंसान ख़राब है, बेसिक नेचर ही उसका ऐसा है कि बदतमीज़ी से बात करना, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करना, मैं इस तरह के इंसानों से दूर रहती हूँ। बिकॉज आई नो द मोमेंट अगर कोई मेरी डिसरिस्पेक्ट करेगा, उसी टाइम मैं खड़ी हो जाती हूँ खुद के लिए, क्योंकि मैं बदल चुकी हूँ, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं सहन करती। तो इस हादसे की वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सीखा कि मुझे ही खुद के लिए खड़े होना है, और मुझे देखना ही नहीं है कि मेरे पीछे मेरे फादर खड़े हैं, मेरे पीछे मेरे भाई खड़े हैं। अगर कोई मेरी इंसल्ट करना है, आई एम देयर फॉर माई सेल्फ, और मैं अकेली ही काफ़ी हूँ अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, मुझे कोई और चाहिए ही नहीं। दैट गुड थिंग और बैड थिंग, लेट मी टेल यू, मैंने लाइफ में दोनों चीज़ें सही हैं। लाइफ में कुछ साल मैंने ऐसे बिताए हैं जहाँ पर मैंने ये सोचा कि आप चुप रहो, उससे शांति रहेगी, सामने वाले को खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि हम गलत हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और मैंने ऐसा फेस भी देखा है जब सामने कोई गलत है और आपने फटाक से जवाब दिया है, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, सामने वाला चुप हो गया है। तो टू बी ऑनेस्ट, मुझे जो सबसे बेटर लगा है वो है जवाब देना। मैंने दोनों चीज़ें की हैं, दोनों चीज़ें सही हैं। कुछ लोग ना सच में बेसिक सोल लेवल पे बहुत ईवल, बहुत गलत होते हैं, और आप कितना भी चुप रहो, कितना भी उनको इज्जत दो, कितना भी उनको प्यार दो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी आपकी डिसरिस्पेक्ट ही करेंगे, पूरी लाइफ करते रहेंगे, और वो कभी रियलाइज़ नहीं करेंगे कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करें। उनको लगेगा कि तुम हो इस लायक, अरे तुम तो हो ही डोरमेट, हम तो तुम्हें यूज़ करेंगे ही, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है, तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। ऐसे में, और इस तरह का भी फेज़ आया है मेरी लाइफ में, अब जो अब वाला फेज़ है कि अब अगर किसी ने मुझे इतना सा भी बोला तो सीधा कहानी खत्म है सामने वाले की। यू नो, इफ़ यू मेस विद मी, दी एंड फॉर यू। पहले तुम्हें मस्त वाली बेइज्जती का आंसर मिलेगा, और उसके बाद तुम मेरी लाइफ से कट आउट, बाय बाय, टाटा, शक्ल ही नहीं देखनी तुम्हारी। मैं बहुत पीसफुल, बहुत काम और बहुत हैप्पी हूँ इन माई सेकेंड फेज़, जहाँ पर मुझे कोई इंसान टॉक्सिक दिखता है, अगर उसने मेरी तरफ कुछ भी बदतमीजी की, उसका जवाब उसको वहीं पे दिया और उसको सीधा बाय बाय किया। आई एम वे हैप्पियर इन माई सेकेंड फेज देन इन माई फर्स्ट फेज। अच्छा, लोग बोलते हैं कि जब कोई सामने वाला आपको गुस्सा दिलाता है, कोई आपको बुरा बोलता है, और अगर आप उसको वहीं पे जवाब दे रहे हो, इसका मतलब आपका रिमोट उसके हाथ में है। यू नो, दिस इज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान। रियल लाइफ शिट इज, अगर कोई सामने वाला आपको कुछ बुरा भला बोल रहा है और आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, फेस से, या फिर तुरंत रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आपको लगता है नहीं तो मुझे गुस्सा नहीं दिलवा सकते, मेरा रिमोट सिर्फ मेरे हाथ में है। एक बात बताओ मुझे, 2 साल बाद भी क्या तुम दूसरे लोगों को ये कहते नहीं घूम रहे कि वो मेरे बारे में ऐसे बोलते थे, उन्होंने तो मुझे ऐसा बोला, हाय उन्होंने तो मेरी इस तरह से बेइज्जती की, उन्होंने तो मुझे ऐसे ऐसे बोला। अगर आपके दिमाग में उनकी कही हुई बातें घूम रही हैं, तो भैया रिमोट गया ऐसी तैसी करवाने, आपका रिमोट उन्हीं के हाथ में है। तो बजाय ये कि सामने वाला हर रोज इंसल्ट कर रहा है और आप अपना पीस ऑफ माइंड की ऐसी तैसी कर रहे हो, उसका जवाब उसको वहीं पे दो ना, ताकि सामने वाला बंद हो जाए। उसको पता है कि अगर मैंने उल्टा सीधा बोला, सामने वाली मुझसे तेज आवाज में और मुझे वहीं पर शुद्ध हिंदी में, मर्यादा में रहकर शुद्ध हिंदी में, लाउड वॉइस में वहीं पे मुझे स्टॉप करेगी, तो एक तो चाहे कितना भी बदतमीज इंसान हो, वो बदतमीजी नहीं करेगा, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। उसको पता है कि ये मुझसे ज़्यादा बदतमीज़ है, अगर ये अपने पर आ गई तो मेरी बैंड बजा देगी। तो जो वर्स टाइप के पीपल होते हैं वो कम वर्स होते हैं आपके आसपास, अगर आपको अपने लिए स्टैंड लेना आता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने दोनों फेज देखे हैं, दोनों फेज जिए हैं। मेरा पीस ऑफ माइंड, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी कंडीशन में थी। आई वॉज ऑलमोस्ट सुसाइडल, जब मैंने चुपचाप रहकर सब कुछ सोचा, शांति रखने की, जवाब नहीं देने की, प्यार से सबको बदलने की। बहुत बुरा हाल था मेरा कि लोगों को खुद ही लगेगा कि ये तो चुप है, तो सामने वाला ये गलत कर रहा है, वो गलत। कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको ही अपने लिए स्टैंड लेना है, कोई और क्यों ही लेगा, किसी और को क्या फ़र्क पड़ता है। सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने पंगे चले हुए हैं, अपनी प्रॉब्लम चले हुए हैं। आपको अपने पंगे, अपनी प्रॉब्लम, अपना स्टैंड खुद ही लेना है। सिंपल सी बात है। आपकी प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम्स है, आपकी इंसल्ट है, आपकी लाइफ आपकी है, आपकी खुशियाँ आपकी हैं। स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, ये मैंने खुद से सीखा है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है ना तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए इस चैनल को। थोड़ा सा डिफरेंट है मेरी थिंकिंग, मैं चुप रहना किसी को नहीं सिखाती हूँ, बट इफ़ यू आर लाइक माई काइंड ऑफ गर्ल देन सब्सक्राइब। किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है उसके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप किसी का भला कर दोगे उसकी लाइफ को बेटर बनाने में। फ्री कंसल्टेशन के लिए मैंने बनाया है एक सेकंड चैनल, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप चाहो तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, चेकआउट ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो
वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल, प्लीज टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।